हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। आज मैं बात करूंगी गर्भावस्था के दौरान पोषण, गर्भावस्था में कितना वजन बढ़ना चाहिए और गर्भावस्था में जो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं वो कब और कितने दिए जाने जरूरी होते हैं। गर्भावस्था एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि एक नए शिशु का विकास हो रहा है और उस शिशु को जो भी न्यूट्रिशन या जो भी खाना पीना या जो भी वातावरण मिल रहा है वो उसके लिए जीवन भर के लिए कुछ ऐसे फैक्टर्स डिसाइड कर सकता है जिससे कि उसकी पर्सनालिटी, उसका डेवलपमेंट और उसके होने वाली कुछ बीमारियों को डिसाइड किया जा सकता है। इसलिए गर्भावस्था के दौरान दिया जाने वाला न्यूट्रिशन बहुत ही वाइटल और महत्वपूर्ण होता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि गर्भावस्था के दौरान कितना वजन बढ़ना सामान्य होता है। हर प्रेगनेंसी में वेट गेन एक नॉर्मल चीज़ है और वेट गेन लिमिटेड होना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और किस महिला में कितना वजन बढ़ना चाहिए ये हर महिला के लिए अलग अलग होता है। वे महिलाएं जो अंडरवेट हैं या जिनका बॉडी मास इंडेक्स 18.5 से कम है, उन महिलाओं में वेट गेन कभी 15 से 20 किलो तक भी नॉर्मल माना जाता है। वे महिलाएं जो एवरेज BMI में आती हैं, जिनका कि BMI 18.5 से लेके 23 या 25 तक है, उनमें जो वेट गेन होता है वो करीबन 12 से 15 किलोग्राम तक नॉर्मल माना जाता है। वे महिलाएं जो ओवरवेट कैटेगरी में आती हैं, उनमें जो वजन बढ़ता है वो करीबन 8 से लेकर 12 किलोग्राम तक नॉर्मल माना गया है। वहीं पर वे महिलाएं जो कि ओबीस कैटेगरी में आती हैं, जिनका BMI 25 या उससे ज़्यादा है, उन महिलाओं में वेट गेन जो होता है वो 6 से लेकर 10 किलोग्राम तक ही नॉर्मल माना गया है। प्रेगनेंसी में वेट गेन का क्या महत्व होता है। वे महिलाएं जो कि अंडरवेट हैं, अगर उनका वेट गेन कम होता है तो उन महिलाओं में जो होने वाला शिशु है उसका वजन कम होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। वहीं पर अगर वेट गेन ज़्यादा हो रहा है तो ऐसी महिलाओं में प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड प्रेशर ज़्यादा बढ़ने के चांसेस होते हैं और हाई ब्लड प्रेशर की वजह से माँ और बच्चे दोनों पर ही बुरा असर पड़ना स्वाभाविक है। इसलिए वेट गेन को बहुत ही क्लोजली मॉनिटर करना प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। प्रेगनेंसी के दौरान शुरू के 2 या 3 महीनों में ज़्यादातर वेट गेन नहीं होता है। अगर किसी महिला को वेट गेन नहीं हो रहा है शुरू के 2-3 महीनों में तो वो चिंता की बात नहीं है, क्योंकि कई बार महिलाओं को शुरुआत के दिनों में भूख नहीं लगने की परेशानी होती है, वॉमिटिंग की परेशानी होती है और इस दिनों शिशु का वेट भी बहुत कम होता है। इसलिए प्रेगनेंसी के शुरू के 3 या 4 महीनों में वेट गेन आमतौर पर नहीं होता है या बहुत मामूली होता है। जो मेजर वेट गेन होता है वो 2nd और 3rd ट्राइमेस्टर में होता है, यानी 4 महीने से लेकर 9 महीने के बीच में होता है। और इसमें भी सबसे ज़्यादा जो वेट गेन का टाइम होता है वो होता है 7वें और 8वें महीने में। इसलिए महिलाओं को अपने वेट के लिए प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। स्पेशली वे महिलाएं जो पहले से ओवरवेट या ओबीस कैटेगरी में आती हैं, उन्हें अपने वेट को क्लोजली मॉनिटर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और अपने खान पान में उसी के हिसाब से सुधार करना या बदलाव करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अब बात करते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान पोषण का कैसे ध्यान रखें। प्रेगनेंसी में गर्भस्थ शिशु का विकास जैसे ही महिला का पीरियड मिस होता है उससे कुछ दिनों पहले ही शुरू हो जाता है, क्योंकि जो इम्प्लांटेशन का टाइम होता है वो पहले वाला जो लास्ट पीरियड होता है उसके करीबन 22 से 25 दिनों के आसपास होता है और महिला करीबन 30 दिन के आसपास अपना पीरियड मिस करती है। तो यानी कि जब महिला को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है उससे पहले ही गर्भस्थ शिशु का विकास शुरू हो चुका होता है। इसलिए गर्भावस्था शुरू होने से पहले न्यूट्रिशन का ध्यान रखना भी बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अब बात करते हैं कि अगर प्रेगनेंसी के दौरान वॉमिटिंग या जी मचलाना या उल्टी की शिकायत बहुत ज़्यादा हो रही है तो वो कैसे अपने पोषण का ध्यान रखें। इसके लिए 5 मुख्य बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। सबसे पहली बात कि खाली पेट रहने से बिल्कुल बचें। वे महिलाएं जो ज़्यादा लंबे समय तक खाली पेट रहती हैं उनमें वॉमिटिंग की शिकायत ज़्यादा होती है। इसलिए महिलाओं को चाहिए कि अगर वो प्रेग्नेंट हैं तो सुबह उठकर सबसे पहले कुछ भी वो थोड़ा खाने के लिए ले सकते हैं। इसमें कोई लो कैलोरी स्नैक्स हो सकते हैं, फ्रूट्स हो सकते हैं या बहुत अच्छा ऑप्शन होता है फ्रूट शेक्स हो सकते हैं। फ्रूट शेक्स में फ्रूट होने की वजह से न्यूट्रिएंट्स और फाइबर होता है और अगर आप उसमें दूध ऐड कर रहे हैं तो उसमें प्रोटीन, फैट्स और कैलोरीज होते हैं। अगर वॉमिटिंग की शिकायत ज़्यादा आ रही है तो थोड़ी थोड़ी मात्रा में लीजिए। थोड़ी थोड़ी मात्रा में अगर आप पदार्थ ले रहे हैं तो वॉमिटिंग की शिकायत आमतौर पर नहीं आती है। फिर भी अगर वॉमिटिंग आ रही है तो आप वॉमिटिंग के आधा या 1 घंटे बाद 2-2 सिप करके दोबारा खाना पीना शुरू कर सकते हैं। तीसरी बात वॉमिटिंग से बचने के लिए कि ज़्यादा ऑयली, ज़्यादा स्पाइसी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अरोमा वाले प्रोडक्ट्स को न लें। जो खाद्य पदार्थ जिनमें ज़्यादा तेज खुशबू है या ज़्यादा तेज अरोमा है
उनको अवॉइड करें। ऐसे पदार्थ ज़्यादातर वॉमिटिंग को शुरू करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। इसलिए जो ब्लैंड खाने हैं, जिनमें ज़्यादा स्मेल नहीं है और जो ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, वो खाने वॉमिटिंग को अवॉइड करने में ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। चौथी बात कि आप अगर लिक्विड ज़्यादा ले रही हैं तो वो आपको वॉमिटिंग से आराम दे सकते हैं। और लिक्विड्स में एक फ़ायदा ये भी है कि आप एक बार में 2-2 सिप करके ले सकते हैं, तो इसलिए वॉमिटिंग को अवॉइड किया जा सकता है। और पांचवी और सबसे ज़रूरी बात कि अगर आपको लग रहा है कि वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है तो ज़रूर अपने डॉक्टर से सलाह करें। आजकल कुछ ऐसी दवाइयाँ अवेलेबल हैं जो कि सबलिंगुअली यानी कि जीभ के नीचे रख के दी जा सकती हैं। ये टैबलेट फॉर्म में आती हैं या कभी कभी पतले थिन स्ट्रिप्स के फॉर्म में आती हैं जो कि जीभ पर रखते ही डिजॉल्व हो जाती हैं। वे दवाइयाँ जो पानी के साथ निगली जाती हैं, कई बार वॉमिटिंग में निकल जाने की वजह से अपना असर नहीं दिखा पाती, पर वे दवाइयाँ जो कि जीभ के नीचे रखी जाती हैं वो वहीं से लोकली एब्जॉर्ब होती हैं और आमतौर पर उनका पूरा असर आ जाता है। कभी कभी ज़रूरत पड़ने पर इंजेक्टेबल्स भी लिए जा सकते हैं। अब बात करते हैं कि किन न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स या दवाओं की ज़रूरत प्रेगनेंसी के दौरान होती है। जैसा कि मैंने बताया, गर्भस्थ शिशु का विकास पीरियड मिस होने से पहले ही शुरू हो जाता है, तो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स की ज़रूरत भी उससे पहले पड़ जाती है। तो इसलिए वे महिलाएं जो प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं वो अपने डॉक्टर की सलाह से फोलिक एसिड्स ले सकती हैं। फोलिक एसिड एक ऐसा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप का विटामिन है जो कि बच्चे में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स को कम करता है। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स यानी कि कभी कभी बच्चे का जो रीढ़ की हड्डी है या ब्रेन का जो कवर है उसमें कोई दिक्कतें हो सकती हैं। हाइड्रोसेफेलस हो सकता है, एनेन्सेफेली हो सकती है, स्पाइना बाइफिडा हो सकता है। इसलिए ऐसी फीमेल्स जो कि प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं वो प्रेगनेंसी प्लान करते समय ही फोलिक एसिड स्टार्ट कर सकती हैं। दूसरा न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स जो हमारे देश में ज़्यादा देखा जाता है कमी, वो होता है आयरन डेफिशिएंसी। आयरन एक ऐसा तत्व है जो खून बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है। तकरीबन 50 से 60% एनीमिया या खून की कमी के जो फीमेल्स होती हैं उनमें आयरन डेफिशिएंसी एक मेजर कॉज होती है। तो इन महिलाओं को एक अपना हीमोग्लोबिन या कंप्लीट ब्लड काउंट कराकर ये पता करना आसान है कि उनका हीमोग्लोबिन लेवल कितना है, हेमाटोक्रिट कितना है। अगर किसी महिला का हीमोग्लोबिन 11 या 11.5 से कम आ रहा है, हेमाटोक्रिट 33 से कम आ रहा है, तो ऐसी महिलाओं को आयरन सप्लीमेंटेशन लेना ज़रूरी है। पर एक बात यहाँ पर ऐड करना चाहूँगी, क्योंकि आयरन के जो ओरल प्रिपरेशंस हैं, जो खाने वाले प्रिपरेशंस हैं, वो ज़्यादातर केसेस में इरिटेशन करते हैं। पेट की जो म्यूकोसा होती है उसमें थोड़ा जलन या इरिटेशन पैदा कर सकते हैं। अपने डॉक्टर को इस बारे में ज़रूर इन्फॉर्म करें कि अगर आपको इस तरीके की कोई शिकायत है। कई बार जब कोई महिला आयरन बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं कर पा रही है तो उनको इंजेक्टेबल प्रिपरेशंस भी दिए जा सकते हैं। इसलिए अपने प्री प्रेगनेंसी वेट को मैनेज करें, अपने वॉमिटिंग की प्रॉब्लम को डॉक्टर के साथ शेयर करें, खाने पीने में बदलाव करें और न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स ज़रूरत पड़ने पर डॉक्टर की सलाह से लें। जागरूक रहिए, खुश रहिए और हमें लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।